जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डी.एड एडमिशन्स के बारे में। अगर आपको मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आपको डी.एड करना है, तो आपको डी.एड करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक चॉइस फिलिंग करनी होती है। जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेते हैं, इसके बाद में क्या होता है, हमारी मेरिट लिस्ट आती है। तो हमें किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। दूसरा जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है चॉइस फिलिंग का। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है मेरिट लिस्ट का। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो करना सीखेंगे कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आवश्यक सूचना, फिर काउंसलिंग गतिविधि, अन्य जानकारी, समय सारणी विवरण, संस्थाओं तथा रिक्त सूची। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समय सारणी विवरण पर देख। इसमें क्या होगा कि हमारी जो डेट है वो कब से कब तक रहने वाली है वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड अभी क्या चल रहा है दोस्तों, अभी केवल फर्स्ट राउंड चल रहा है। इसके बाद सेकंड राउंड की डेट आएगी, फिर थर्ड राउंड की डेट आएगी। तो अभी केवल फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो यहाँ पर जो डेट दी गई है वो केवल और केवल फर्स्ट राउंड की डेट दी गई है। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन 27 मई से 5 जून तक होगा। चॉइस फिलिंग भी हमारी 27 मई से 5 जून तक होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट आती है हमारी, और जो मेरिट लिस्ट है हमारी कब आएगी, वो 11 जून से लेकर 16 जून तक आएगी। ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि कॉलेज की लिस्ट, कि कौन कौन से कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट। यहाँ पर आप अपने कॉलेज की लिस्ट देख सकते हैं, कितनी सीटें हैं कॉलेज में वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर एक्टिवेट किया गया है। 27 मई से 5 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारे चलने वाले हैं, और यहाँ पर एक माउस का आइकन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। दूसरा जो स्टेप बताया था मैंने आपको चॉइस फिलिंग का, तो नीचे ही लिंक दी गई है चॉइस फिलिंग की। ठीक है, अब एक बात समझ लेना, यहाँ पर एक लिंक दी जाती है डुप्लीकेट रिसिप्ट। जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन का आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं, और आप सोचते हैं कि हम बाद में प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो इस लिंक के माध्यम से आप पेमेंट करने के बाद बाद में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है पे अनपेड रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए। जो 50 रुपए का जो पेमेंट लग रहा है और आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं, तो इस लिंक के माध्यम से आप इसका बाद में पेमेंट कर सकते हैं 27 मई से 5 जून तक। यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हो गई है, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आप चॉइस फिलिंग को एडिट नहीं कर पाएंगे, केवल रजिस्ट्रेशन एडिट होता है। अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस रखी गई है 50 रुपए रखी गई है। हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी का एक मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, एससी के स्टूडेंट हैं और एसटी के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वो भी हमारे पास में होना चाहिए। और कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट वो लगने वाले हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता ही जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, कंटिन्यू कर देना है। चेक मार्क कर दिया मैंने, हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि क्या आपने 10वीं क्लास क्या आपने 12वीं क्लास मध्य प्रदेश बोर्ड यानी कि इस बोर्ड से किया है क्या, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से किया है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने इस बोर्ड से नहीं किया और इसके अलावा अगर आपने और दूसरे बोर्ड से किया है, तो आपको नहीं पर क्लिक करना है। आपने केवल एमपीबीएसई बोर्ड से किया है ना, तभी यहाँ पर हाँ करना है। ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। जैसे कि आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है या आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आप अदर स्टेट के स्टूडेंट ना, तो भी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर नहीं पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप हाँ पर क्लिक करोगे, अगर आप एमपीबीएसई के स्टूडेंट हैं, मैं दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ। अगर आप एमपीबीएसई के स्टूडेंट हैं और अगर आप हाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे बोलेगा कि आपने 12वीं क्लास कब पास किया, आपसे 12वीं क्लास का रोल नंबर पूछेगा, आपसे आपके बोर्ड का नाम पूछेगा और यहाँ पर आपसे मदर्स नेम पूछेगा। और यहाँ पर जब आप अपना बोर्ड सिलेक्ट करोगे तो केवल एक ही बोर्ड दिखाई देगा, क्योंकि आपने एमपी बीएससी अगर बोर्ड से किया है यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है, तो आपको केवल एक ही बोर्ड दिखाई देगा। अब आप सोचोगे कि सर हमने तो एमपी जो कि ओपन बोर्ड होता है, एमपी एसओएस, हमने 12वीं क्लास
रुक जाना नहीं बोर्ड से किया है, तो जिन स्टूडेंट ने रुक जाना नहीं बोर्ड से किया है ना 12वीं क्लास को पास, तो उनको क्या करना है सबसे पहले, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पर पहले यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल करना, और डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर इस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना और चेक डिटेल पर क्लिक करना। जैसे ही आप अगर चेक डिटेल पर क्लिक करोगे, अगर आपके सामने आपकी डिटेल आ जाती है, तो आपको वहां पर क्लिक करके और यहाँ पर एमपीबीएससी बोर्ड सिलेक्ट करके ही फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करते हो और यहाँ पर एमपीबीएससी बोर्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह डिटेल डाल देते हैं और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल, आपकी डिटेल नहीं आती है कुछ इस तरह से, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नहीं का ऑप्शन है, जैसे कि जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किया, अदर स्टेट्स बोर्ड से किया और अदर जो बोर्ड होते हैं उन बोर्ड से किया है, उन स्टूडेंट को जैसे नहीं करना पड़ता है ना, उसी प्रकार से आपको भी फिर नहीं पर क्लिक करके फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आप नहीं पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है, आपके सामने इस तरह का मैसेज आता है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक है, और आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल, सारी डिटेल फिल करनी होती है, लेकिन जो एमपीबीएससी के स्टूडेंट होंगे, जो एमपीबीएससी के स्टूडेंट होंगे ना, उनको, उनके साथ क्या होता है, ये प्रथम नाम, मध्य नाम, सरनेम, ठीक है, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, ये ऑटोमेटिक फिल किया हुआ आता है, स्टूडेंट को फिल नहीं करना होता है। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट या एमपीबीएससी के जो स्टूडेंट नहीं है, उनको नहीं पर क्लिक करके एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा और एमपीबीएससी के स्टूडेंट को ब्लैंक फॉर्म नहीं मिलता है। बस यही अंतर होता है और कोई भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए एक स्टूडेंट का मैं बता देता हूँ, एमपीबीएस स्टूडेंट का, कि किस तरह से हमें फॉर्म भरना होता है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या एमपीएसओएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको तो मैंने ब्लैंक फॉर्म कैसे भरना है ये आपको बता ही दिया है। प्रोसेस भाई सेम रहता है, बस डिफरेंट ये हो जाता है कि कुछ चीजें ऑटोमेटिक फिल की हुई आती हैं बस। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले हमारी दिखाई देगी पर्सनल डिटेल, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में हमें क्या करना है, हमारा जो नाम होगा और सरनेम होगा, ये हम एडिट नहीं कर पाएंगे, मदर्स नेम एडिट नहीं कर पाएंगे, फादर्स नेम एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिटेल ली गई है वो 12वीं क्लास से ली गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें अब क्या करना होता है, केवल डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो कि 10वीं क्लास के आधार पर हमें फिल करनी है, यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका जो पुरुष है या महिलाएं, वो आपको फिल करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं पुरुष। इसके बाद 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। इसके बाद धर्म आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका धर्म होता है, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, सिख या अदर्स, जो भी आपका धर्म है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना होगा मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं या नहीं, तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको दो ऑप्शन दिखा, तो दो ऑप्शन में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक तो स्वघोषित प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है अगर आपके पास में मूल निवासी है, अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर स्वघोषित प्रमाण पत्र पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रमाण पत्र पर हम क्लिक करेंगे, हमसे डिटेल मांगेगा कि हमारा प्रमाण पत्र कब बना, ठीक है, प्रमाण पत्र कब बना, ठीक है। यहाँ पर तारीख डालनी होगी कि हमारा मूल निवासी प्रमाण पत्र कब बना, मूल निवासी प्रमाण पत्र का नंबर, और हमारा जो मूल निवासी प्रमाण पत्र कौन से जिले से बना, जिले का नहीं यानी कि मुख्यालय स्थान, जैसे कि हमारा ग्वालियर से बना है या ग्वालियर के अंदर डबरा आता है, ठीक है, दतिया आता है, यानी कि आपका जो कस्बा है या आपका टाउन है या मतलब जहां से बना है वो जगह का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हमारा ग्वालियर से बना है तो ग्वालियर यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके बाद में उस अधिकारी का नाम यहाँ पर डालना है कि जिसने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अधिकारी जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, तो ये आपको पता होगा कि आपका किसने बनाया है, या आपके मूल निवासी प्रमाण पत्र पर भी लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी होती है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी। अगर आप यूआर सिलेक्ट करोगे तो आपसे कोई भी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल नहीं मांगी जाएगी। अगर यहाँ पर आप ओबीसी, एससी, एसटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल देनी पड़ती है कि जाति प्रमाण पत्र का नंबर, जाति प्रमाण पत्र कब बनाए, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। साथ ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र किसने बनाया है वो भी डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस केवल ओबीसी, एससी, एसटी के केस में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अपने परिवार की वार्षिक आय देनी पड़ेगी। अब वार्षिक आय कहाँ से मिलेगी, तो आपने एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी इनकम सर्टिफिकेट में आय लिखी है उसी आय को यहाँ पर डालना है, जिसे हिंदी में हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद में क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो हाँ या ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप डिसेबिलिटी है
यानी कि आप विकलांग हैं, हाँ ना सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आप शासकीय शिक्षक हैं, अगर शिक्षक हैं तो हाँ सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको नो क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद डिटेल पूछी जाएगी हमारी एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में एक 10वीं क्लास की डिटेल पूछी जाती है, एक 12वीं क्लास की डिटेल पूछी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हाई स्कूल में तो आपको हाई स्कूल की डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपने कब पास किया, आपकी अंक प्रणाली क्या रहने वाली है, यानी कि प्रतिशत से किया है या किससे किया है या ग्रेड से किया है। तो प्रतिशत से किया है तो यहाँ पर आप अपना प्रतिशत डाल देना, अगर आपका ग्रेड से है तो ग्रेड डाल देना। तो ये सभी चीजें आपको पता ही होगी, और आपका जो भी बोर्ड होता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अनुक्रमांक आपको डाल देना है। लेकिन जो 12वीं क्लास की डिटेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फिल की हुई आती है, तो यहाँ पर आपको छिड़कानी नहीं करनी है। चुने में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस विषय से 12वीं क्लास को पास किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड आएगा, जिस बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास किया है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 10वीं क्लास में हमें सभी बोर्ड दिखाई देंगे, लेकिन 12वीं क्लास में हमें एक ही बोर्ड दिखाई देता है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 12वीं क्लास किस संकाय से किया है, जैसे कि मैथ या बायोलॉजी से किया है, या आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो विशेष संकाय पर क्लिक कर देना। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस फिल कर देना। ठीक है, बहुत सिंपल है एड्रेस फिल करना, वो तो आप फिल कर ही लोगे। बस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं तो फिर आपके पास वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा, तो वेरिफिकेशन कोड के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है ना, तो ईमेल आईडी को छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपना मोबाइल नंबर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको अब क्या करना है, एक बात ध्यान और रखना कि आप जो भी जिला सिलेक्ट करोगे उस जिले में आपकी जो भी तहसील होती है वो तहसील आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, तो आपको अपनी तहसील भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आपको फोटो ही अपलोड करना है, केवल और केवल आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर साइन अपलोड नहीं करना है, केवल और केवल आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज क्या रहना चाहिए, 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में हमारा फोटो का साइज रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, कितना साइज रहना चाहिए, 10 केबी से 100 केबी के बीच में हमारा साइज रहना चाहिए, और यहाँ पर फोटो अपलोड कर, यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना। ठीक है, जो भी कैप्चा कोड का आंसर होता है वो डाल देना है, यहाँ से चेक मार्क कर देना, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मैंने ये सभी चीजें फिल कर ली हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद सेव कर देते हैं हम। अगर हमारे सामने ये फोटो अपलोड करते समय इस तरह का इंटरफेस आता है कि प्लीज अपलोड प्रॉपर फोटो, तो इसका मतलब है कि हमने जो फोटो अपलोड किया है या तो उसका साइज गलत है, या फिर उसका डायमेंशन गलत है, या तो उसका साइज गलत है, या फिर उसका डायमेंशन गलत है। दोनों चीजों में से अगर कुछ भी गलत होगा तो फिर फोटो अपलोड नहीं होगा। आपको सही साइज का और सही डायमेंशन का फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम अपना एक प्रॉपर फोटो अपलोड कर देते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, नहीं तो फिर आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना नहीं आता है, ठीक है, यानी कि उसका साइज बनाना आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बता कि हमें अपना साइज फोटो का 1 मिनट में ही कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपसे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, और इनकी जो साइज रखे गए हैं वो रखे गए हैं 50 से 200 केबी। ठीक है, 50 से 200 केबी के बीच में ही आपको अपलोड करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपका फोटो है सेलेक्ट कर लेना, यानी कि डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट अब दोस्तों किसी किसी स्टूडेंट के साथ में इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा जो अभी मैंने आपको बताए हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास की मार्कशीट और मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी क्या होता है, हम इंग्लिश में इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा जो ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं, जो एससी के स्टूडेंट होते हैं, जो एसटी के स्टूडेंट होते हैं, उनसे 2 डॉक्यूमेंट और मांगे जा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा श्रेणी प्रमाण पत्र। ये श्रेणी प्रमाण पत्र आखिरकार क्या होता है, इसे कहते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, क्या होता है ये कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। श्रेणी का मतलब ही क्या होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होता है ना, तो बस, तो जाति प्रमाण पत्र, अगर आप का ओबीसी है तो ओबीसी का प्रमाण पत्र लगेगा, अगर एससी है तो एससी का लगेगा, अगर एसटी है तो एसटी का लगेगा, और अगर आप जनरल के हैं तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है आय प्रमाण पत्र। अब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ ना, वो ओबीसी का भर रहा हूँ, तो ओबीसी का भर रहा हूँ तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग।
अब यहाँ पर अगर आप एससी का भरोगे तो आय प्रमाण पत्र एससी लिखकर आएगा, अनुसूचित जाति। अगर आप एसटी का भरोगे तो आय प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति लिखकर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है इस जगह पर, इस प्रमाण पत्र में वो लगाना है आपको इनकम सर्टिफिकेट। क्या लगाना है दोस्तों? इनकम सर्टिफिकेट, जिसे हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी के साथ में 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे और जनरल के साथ में केवल 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट की साइज बनाकर रख रहा 200 केबी तक। अगर आपको डॉक्यूमेंट की साइज बनाना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना। हमारा जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक करना है, इसके बाद अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं अपलोड करते जाना है हमें। इसके बाद यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हुए हैं, जहाँ पर जो ब्लू कलर में जो लिंक है, इन लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ पॉपअप विंडो आएंगे, 4 बार विंडो आएंगे, इन पर 4 बार ओके करना होगा आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 4 बार यहाँ पर ओके कर देना। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। अब हम ओके कर देंगे यहाँ से। जैसे हम ओके करते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया हो, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों अपने फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एंड अपडेट पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, फिर बाद में एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके 50 रुपये का हमें पेमेंट कर देना है। हमने ओटीपी फिल कर दिया, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से भी करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें 50 रुपये का पेमेंट करना है, सबमिट कर देना। चलिए पेमेंट कर देते। पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन हमने जो भी पेमेंट किया उस पेमेंट की डिटेल हमें दिखाई दी जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही हम सबसे नीचे आ जाते हैं, इसके बाद में सबसे नीचे आने के बाद इसका प्रिंट आउट हमें निकाल लेना। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। वीडियो को शेयर कर देना सभी की। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।